नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम एक ऐसी स्टोरी डिस्कस करेंगे जो सुनने में बहुत ज़्यादा सिंपल लगती है, पर लेकिन असल में बहुत ज़्यादा डीप है और ये एक पूरी सेंचुरी की स्टोरी अपने अंदर समेटे हुए है। ये स्टोरी है आइजैक बैबल की, जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ माई डॉवपॉट। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक मिरर है जो 20th सेंचुरी रशिया के उस दौर को रिफ्लेक्ट करता है जहां इनोसेंस का गला नफरत से घोट दिया जाता था। चलिए फिर डीप डाइव करते हैं हमारी स्टोरी के अंदर। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इसके राइटर आइजैक बैबल आखिर थे कौन। बैबल इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रशियन राइटर्स ऑफ द 20th सेंचुरी। उनका जन्म 1894 में ओडेसा यूक्रेन में हुआ था, एक ज्यूइश परिवार में। उनकी लाइफ खुद में ही एक कहानी थी जो कॉन्ट्रडिक्शन से भरी हुई थी। ऑन वन हैंड ही वॉज फ्रॉम अ कंफर्टेबल मिडिल क्लास बैकग्राउंड, यानी वो अच्छे खासे घर से आते थे, लेकिन उन्होंने दुनिया को बताया कि उनका परिवार गरीब था। बिकॉज एट दैट टाइम इन द सोवियत यूनियन बीइंग पुअर वॉज अ पॉलिटिकल एडवांटेज। उनकी पढ़ाई लिखाई भी बड़ी अजीब थी। एक तरफ उन्होंने प्राइवेट ट्यूटर से हब्रू, बाइबल, तालमुड की एकदम डीप एजुकेशन ली, तो दूसरी तरफ ही परस्यूड मॉडर्न रशियन एजुकेशन एंड वाज अ ह्यूज फैन ऑफ फ्रेंच लिटरेचर। मतलब एक पैर यहूदी संस्कृति में तो दूसरा यूरोपियन मॉडर्निज्म में। उनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने रशियन रिवॉल्यूशन के दौरान रेड कैवलरी आर्मी में एक वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट बनकर भेजा गया। ये वही कोज़ैक आर्मी थी जो ज्यूस पर जुल्म करने के लिए अब बदनाम थी। एक यहूदी इंटेलेक्चुअल कोज़ैक्स के बीच में दिस वेरी सिचुएशन बिकेम द बेस ऑफ हिज राइटिंग। उन्होंने हिंसा को इतनी करीब से देखा कि उनकी कहानियों में एक अजीब सी ब्रूटल ऑनेस्टी आ गई। उनका स्टाइल इतना यूनिक और पावरफुल था कि मशहूर राइटर अर्नेस्ट हेमिंग्वे भी उनके फैन थे। आखिर में उनकी यही बेबाक लिखावट उनकी मौत का कारण भी बनी। स्टालिन के शासन में उन पर झूठे आरोप लगाए गए और 1940 में उन्हें मार दिया गया। अब आते हैं कहानी पर। द स्टोरी ऑफ माई डॉवपॉट 1925 में पब्लिश हुई थी। दिस इज वन ऑफ द बैबल्स मोस्ट पर्सनल सेमी ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरीज। कहानी का बैकग्राउंड है 1905 का रशिया, जब जार निकोलस टू ने अक्टूबर मैनिफेस्टो जारी किया था, जिसमें लोगों को आजादी देने का वादा था। लेकिन इस आजादी के जश्न का नतीजा अजीब निकला। पूरे देश में, खासकर यूक्रेन में, यहूदियों के खिलाफ दंगे शुरू हो गए। ये दंगे आम लोगों का गुस्सा आम यहूदियों पर उतारने का एक सरकारी तरीका था। हजारों लोग मारे गए, घर दुकान लूट लिए गए। दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन दिस हिस्टोरिकल रियलिटी। एक दिलचस्प बात यह है कि बैबल ने खुद इन दंगों को बचपन में नहीं देखा था। उन्होंने इस कहानी को फर्स्ट पर्सन में लिखा, जैसे ये उनके साथ हुआ हो, ताकि वो उस पूरी जनरेशन का दर्द, उनका ट्रॉमा एक पर्सनल लेवल पर एक्सप्रेस कर सके। ये उनकी आर्टिस्टिक स्ट्रैटेजी थी, रियलिज्म और फिक्शन का एक पावरफुल मिक्स। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक बच्चे की छोटी सी ख्वाहिश से। बचपन में उसे एक कबूतर खाना यानी कि डॉगकॉट चाहिए था। उसके फादर उससे एक शर्त रखते हैं कि अगर वो अपने स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम में टॉप करेगा तो वो उसे एक डॉगकॉट और 3 पिजन्स लाकर देंगे। उस टाइम पे यहूदी बच्चों के लिए स्कूल में एडमिशन पाना बहुत मुश्किल था। वहां पर एक कोटा सिस्टम होता था, जिसमें कि सिर्फ 2 यहूदी बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिया जाता था। इसलिए उस बच्चे पर पूरे परिवार और कम्युनिटी की उम्मीदों का बोझ भी आ जाता है। वो दिन रात पढ़ता है और आखिरकार सारी मुश्किलों के बावजूद एग्जाम में टॉप भी करता है। पर लेकिन उस ईयर उसके एक कॉरेस्पॉन्डेंट ने वहाँ स्कूल में ब्राइब देकर एडमिशन अपने बच्चे का करा लिया, जिसकी वजह से उसके साथ इनजस्टिस भी हुआ। पर लेकिन इससे निराश ना होकर वो 1 साल और मेहनत करता है और अगले साल वो स्कूल में एडमिशन ले ही लेता है। उसके स्कूल में एडमिशन होने के बाद उनके घर पर जश्न का माहौल होता है। एक पॉपर्स बॉल ऑर्गेनाइज किया जाता है। सब उस बच्चे को हीरो मानते हैं जो अपनी अकल और दुश्मनों पर जीत हासिल कर चुका है। लेकिन उसकी माँ खुश नहीं है, उसे आने वाले खतरे का अंदाजा है। कुछ दिनों बाद जब स्कूल की न्यूनेस खत्म हो जाती है तो बच्चे को उस शर्त के बारे में याद आता है जो उसके फादर से लगी थी, कि अगर वो एग्जाम में टॉप करेगा तो उसको एक डॉगकॉट लाकर दिया जाएगा। शहर में माहौल खराब होने लगता है, लेकिन वो अपनी माँ की बात ना मानकर चुपके से कबूतर खरीदने मार्केट में चला जाता है। और यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है। एक तरफ वो खुशी खुशी अपने कबूतर चुनता है और दूसरी तरफ शहर में दंगे शुरू हो जाते हैं। वो अपने कबूतरों को शर्ट में छुपाकर घर की तरफ भागता है। तभी उसको मार्केनो नाम का एक अपाहिज यानी क्रिपल आदमी रोक लेता है।
मार्केनो गुस्से और नफरत से भरा हुआ है। वो बच्चे की शर्ट से एक कबूतर निकालता है और उसे मार देता है और उस कबूतर का खून नरेटर के मुंह पर लग जाता है, जो उसके लिए एक बहुत बड़ा ट्रॉमा बन जाता है। वो एक पल उस बच्चे की पूरी दुनिया बदल देता है। उसकी इनोसेंस उसी कबूतर के साथ मर जाती है। वो घर पहुंचता है तो पता चलता है कि उसके ग्रैंड अंकल को भी दंगाइयों ने मार दिया है। उसका सपना, उसका कबूतर खाना, सब कुछ इस हिंसा के अंदर जल जाता है। चलिए अब इस कहानी को थोड़ा गहराई से समझते हैं और इसका डीपर एनालिसिस देखते हैं। इस सेक्शन से आपको मिल जाएंगे आपके एग्जाम्स में लिखने के लिए बहुत ही बढ़िया पॉइंट्स। सबसे पहला इसमें है आइडेंटिटी क्राइसिस का थीम। ये कहानी एक बच्चे की अनएक्सप्लोर्ड आइडेंटिटी के बारे में है। वो एक ही वक्त में जूइश है और रशियन भी। अपने दिमाग से वो रशियन दुनिया में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उसका जो जूइश फिजिकल अपीयरेंस है वो उसे कमजोर बना देता है। वो खुद कहता है सारे यहूदियों की तरह वो एक छोटा, कमजोर और पढ़ाई से सिरदर्द का मारा था। दिस लाइन शोज दैट ही हैज इंटरनलाइज्ड द माइंडसेट ऑफ हिज ऑप्रेसर्स। आखिर में जब एक ट्रिपल दंगाई उस पर हमला करता है तो उसकी सारी अकल, सारी पढ़ाई उसे बचा नहीं पाती। उसे समझ आता है कि हिंसा के सामने पढ़ाई और एजुकेशन सब बेकार है और रियलिटी कुछ और ही होती है। इनोसेंस वर्सेस वायलेंस का थीम हमें इसमें देखने को मिलता है। ये कहानी दो अलग अलग वर्ल्ड्स के तनाव को दिखाती है। एक तरफ जूइश दुनिया है जहाँ सपने हैं, पढ़ाई है, आगे बढ़ने की चाह है। दूसरी तरफ नफरत और हिंसा से भरी दुनिया है। द बॉयज विक्ट्री वॉज द बिगेस्ट अचीवमेंट इन हिज ओन वर्ल्ड। लेकिन दंगा ये साबित कर देता है कि उसकी दुनिया कितनी ज्यादा कमजोर है। इस स्टोरी में दो बहुत ज्यादा पावरफुल सिंबल्स यूज करे गए। पहला तो कबूतर का। कबूतर इस बच्चे का सिर्फ एक सपना नहीं है। जूइश कल्चर में कबूतर इजराइल के लोगों का यानी यहूदी कौम का एक प्रतीक है। जब वो दंगाई बच्चे से कबूतर को लेके मार देता है, ये सिर्फ उस कबूतर की मौत नहीं थी, ये पूरी कौम पर हमला करने का सिंबल था। दूसरा, वो क्रिपल दंगाई। माकारेंको सिर्फ एक विलन नहीं, वो उस बेमतलब की नफरत का चेहरा है जो कमजोर लोगों पर उतारी जाती है। वो खुद तो लाचार है, क्रिपल है, इसलिए वो बच्चे पर अपना गुस्सा निकालता है। इसमें राइटिंग स्टाइल देख लेते हैं ऑथर का। भाई इनका राइटिंग स्टाइल तो एकदम हटके है। छोटे छोटे पावरफुल सेंटेंसेस। उनका मानना था कि एक अच्छा सेंटेंस वो है जिसमें से कुछ हटाया ना जा सके। वो गॉडली और एविल स्टाइल्स को एक साथ मिक्स करके लिख देते थे। यही उनकी खासियत थी। ही हिट्स यू राइट इन योर हार्ट, बिना किसी ड्रामा के। तो आखिर में द स्टोरी ऑफ माई डॉफकॉट सिर्फ एक कबूतर खाने की कहानी नहीं है। ये एक टाइप का हिस्टोरिकल एविडेंस भी है। 20th सेंचुरी रशिया के दंगों का, सोवियत यूनियन के टाइम पर जो जूइश लोगों पर अत्याचार हुए उसका एक टाइप का हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट भी है, जिसको ऑथर फर्स्ट पर्सन नरेटिव में लिखकर एक तरीके से खुद रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं। तो यार ये थी हमारी द स्टोरी ऑफ माई डॉफकॉट की पूरी कहानी और डीपर एनालिसिस। उम्मीद है आपको एग्जाम्स में लिखने के लिए मिल गए होंगे काफी सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको मिल जाएगा अपने लिटरेचर से जुड़े हर एक प्रॉब्लम का फुल प्रूफ सोल्यूशन। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।